दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 5। ये वीडियो हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले एवं अनेक राज्यों में होने वाली कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसको देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखलाबद्ध हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें 4 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और समय समय पर वीडियो और बनती रहेंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति लिखी है प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, वैसे तो क्या है, एक बात हम आपको महत्वपूर्ण बता दें कि ये सारी पंक्तियाँ इनके सब मूल ग्रंथों में हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है और आज तक का सबसे अधिक प्रामाणिक और बहुपठित उपन्यास है, उनमें मौजूद हैं। लेकिन यदि आप वो पढ़ें जब, तो ज़्यादा बेहतर, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो वो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसकी रचयिता कौन है? तो भक्तमाल बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि प्राथमिक यानी कि प्रारंभ में कौन कौन से कवि थे जब हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया था, तो उन सब की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इसकी रचयिता नाभा दास है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते होंगे, बड़ा ही सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे लोग कई बार गलतियां कर देते हैं। तो कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी कि बड़ी ही गूढ़, संवेदनित और महत्वपूर्ण रचनाएं कालिदास ने लिखी हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो इस प्रश्न को अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो आप ये जान लीजिए, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा के रूप में जानी जाती है। कुछ लोग अपभ्रंश लिख देते हैं, कुछ पाली लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो 2 राज्य हैं, 2 प्रांत हैं, एक गोवा, एक महाराष्ट्र, जहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन हैं? प्रथम राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरणगुप्त को जाना जाता है। आपकी बहुत सारी कविताएं राष्ट्र के उत्थान के लिए, जिसमें भारत भारती है और जयद्रथ वध है और भी यशोधरा है और भी बहुत सारी आपकी कविताएं हैं, साकेत है, तमाम कविताएं मतलब। तो इस कारण से प्रथम राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरणगुप्त को जाना जाता है। 7वां प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? जैसा कि हमने बताया कि मैथिली शरणगुप्त, जाहिर सी बात है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? अशोक ने। ये एक खास बात है कि हिंदी को दूसरी भाषाओं, दूसरे विषयों को भी पढ़ना पड़ता है, तब वो पूर्ण होती है। और ये लगभग अनेक या लगभग सभी विषयों के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है कि एक विषय का संबंध किसी दूसरे विषय से और दूसरे टॉपिक के साथ में भी होता है, तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं। तो वो भी, अब ये देखिए, ये इतिहास का प्रश्न है अशोक वाला,
या राजनीति का प्रश्न है, तो किस तरह से साहित्य के साथ जुड़ जाता है, उसका एक संबंध होता है, वो सब पढ़ना पड़ता है। हिंदी वाले को संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू इनकी जानकारियाँ भी रखनी पड़ती हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारियाँ भी रखनी पड़ती हैं। तो ये ज़रूरी है, और आपको यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना है तो इनके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? यानी कि ये बात किसने कही है? तो विद्यार्थियों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये डॉक्टर कामिल बुल्के ने कही है, जो कि आप जानते हैं कि एक विदेशी विद्वान भारत में आकर के उन्होंने हिंदी को जाना, सीखा, समझा, उसके बाद मास्टर डिग्री, फिर पीएचडी डिग्री की, और यहीं पढ़ाया और यहीं रहे, और यहीं अपना जीवन उन्होंने आहूत कर दिया। और हिंदी के लिए इतनी बड़ी बातें, इतना महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया कि निश्चित रूप से वो अविस्मरणीय है। 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो वो है इंडो आर्यन। इस परिवार की जो भाषा है, इस समूह की जो भाषा है, वो भारत में सबसे अधिक बोलचाल में प्रयुक्त होती हैं, बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो वह है चीनी तिब्बती। ये एक ऐसा समूह है जो सबसे कम बोला जाता है। जिधर की आप चले जाएंगे आसाम की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो ये कुछ हिस्से हैं हमारे जो कि जिसमें चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि वो उसके निकट है, उसका प्रभाव है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पर्टिकुलर भाषा की बात करें तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। ये एक शर्म की बात है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी होने के बावजूद भी वो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई है संवैधानिक रूप से अभी। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग का पार्क पर मौन था? तो वो है मिलिंद पान्हो। ये स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारियों के मार्ग पर बंद था, चुप था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो प्रमुख रूप से भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? अब वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर एक उत्तर दे दिया, मराठी। तो ये ऑप्शन में हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बना दिया है तो आप समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो ये आप जानते हैं विद्यार्थियों, लेकिन नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, राजभाषा। लेकिन ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोग राष्ट्रभाषा भी हिंदी को कहते हैं। तो संवैधानिक रूप से नहीं है, मौखिक रूप से कहने के लिए कह दी जाती है, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिला है, वह सम्मान हिंदी को नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 17 है, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? हमने पहले बता दिया कि एक नाटक है। भारत की दुर्दशा को लेकर के उन्होंने नाटक लिखा है, बड़ा अच्छा और प्रसिद्ध नाटक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी काफ़ी प्रमुख प्रश्न है। अमीर खुसरो, जो कि हिंदी के एक तरह से आधुनिक हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और देखिए, एकदम प्रारंभिक रूप में आदिकाल के समय में ऐसी खड़ी बोली आधुनिक हिंदी लिखने की जो कला या समझ अमीर खुसरो में विकसित हो गई थी, कितनी बड़ी बात है। तो उन्हीं को कहा जाता है। भिक्षुक कविता की रचयिता कौन है? भिक्षुक बड़ी ही एक प्रसिद्ध कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये उन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये भी देखिए इतिहास का प्रश्न है, लेकिन साहित्य से जुड़ा हुआ है। गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध रहा है। प्रश्न नंबर 21 है, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण के शिवराज भूषण और शिवा बावनी इनके प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ हैं। तो शिवा भूषण इनका है।
भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण वीर रस के कवि के रूप में, ओज के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्ति परक है। वीरता की बात करते हैं वो, ओज की बात करते हैं, अपने देश और राष्ट्र के हित की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। वहीं से धीरे धीरे प्रसिद्ध हुए, प्रचलन में आए। 25वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम जो कि निबंध है के रचयिता कौन है? ये भी सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है, आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ा है तो। प्रेम को भी समझेंगे आप, मजदूरी को भी समझेंगे, और दोनों के मध्य क्या अंतर संबंध है इसको भी जानेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश का वह जिला है नरसिंहपुर, जिसे कि देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला माना गया। 27वां प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यानी कि बुद्धि नहीं बल्कि भावों के आधार पर ही उसका आचरण होता है। ये कथन किसका है? ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के आलोचक रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 28वां प्रश्न है, मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? तो उत्तर है बर्बरता, उसका विलोम शब्द है एक तरह से। प्रश्न नंबर 29वां है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो इसका उत्तर है कबीर। कबीर मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके और आम जनता में कि आप किसी भी प्रकार से छोटे नहीं हो, आप श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, विशिष्ट हो, ये भाव कबीर की कविताएं जगाती हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन माने जाते हैं? तो सूरदास के कवि गुरु के रूप में वल्लभाचार्य का नाम है, आप जानते होंगे। प्रश्न नंबर 31 है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा उनके जीवन वृत्त को हम जब पढ़ते हैं तब पता लगता है, और उन्हें स्वयं ने भी लिखा है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा के लिए। और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में या साहित्य में भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, न कि हिंदी साहित्य में बल्कि साहित्य में, दूसरी भाषाओं के लिए भी दिया जाता है। तो यामा, और यामा महादेवी वर्मा की अनेक रचनाओं का संकलन है। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी इस पंक्ति के रचयिता हैं। बड़ी ही प्रसिद्ध पुष्प की अभिलाषा उनकी कविता है, उससे ये पंक्तियाँ ली गई है। प्रश्न नंबर 34 है, मेघास्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है, लेकिन दो प्रश्न इसमें और हैं कि इंडिका किसकी रचना है, मेघास्तनीज की रचना कौन सी है, और चंद्रगुप्त के शासनकाल में वर्णन है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल कवि के रूप में विद्यापति का नाम प्रसिद्ध है। विद्यापति की पदावली बड़ी ही प्रसिद्ध रही है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? ये तो आप जानते हैं, बिहार की भाषा है मैथिली, यानी कि बिहार में पूरे में नहीं लेकिन बिहार के कुछ हिस्सों में मैथिली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 37 है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। ये भी आंचलिक उपन्यास के रूप में बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, और ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा। अगला प्रश्न है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी, ये कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। प्रश्न नंबर 39 है, यामा की रचयिता कौन है? जैसा कि अभी पहले आ चुका है ये प्रश्न, लेकिन फिर से है, लेकिन रूप उसका बदल दिया है। तो यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है, और इस पर उन्हें ज्ञानपीठ साहित्य का श्रेष्ठ पुरस्कार मिला।
प्रश्न नंबर 40 है, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि एक उपन्यास है, ये प्रेमचंद ने लिखा है, बड़ा ही प्रसिद्ध और अच्छा उपन्यास है। प्रश्न नंबर 41 है, रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति की रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी और राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए वो कविताएं लिख रहे हैं इस तरह की। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बड़ी अच्छी काव्य शास्त्र के ऊपर ये पुस्तक है। 43वां प्रश्न है, रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? तो रीतिकाल के बड़े ही प्रसिद्ध कवि केशव दास इसके रचयिता हैं रसिक प्रिया के। प्रश्न नंबर 44 है, राग दरबारी की रचयिता कौन है? राग दरबारी एक उपन्यास है और आधुनिक युग का बड़ा ही प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक उपन्यास राग दरबारी है। श्रीलाल शुक्ल जी ने ये लिखा है। राग दरबारी उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। प्रश्न नंबर 45, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, या तो प्रथम होना चाहिए या दूसरे तरीके से लिखना चाहिए। जो ये थे बीजे खेर जो लिख रखा है, इससे स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 46 है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा खड़ी बोली की भाषा है। प्रश्न नंबर 47 है, रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशा अल्लाह खां हैं, उन्होंने लिखी है ये। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। बड़ी ही प्रसिद्ध कृति है, आप सब जानते हैं। और सरल भाषा में राम की कहानी को लिख करके घर घर तक पहुंचाने का कार्य बाबा तुलसी ने किया। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है रामचरितमानस। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको कविता के लिए, जीवन के लिए, अध्यात्म के लिए पढ़िए। प्रश्न नंबर 50वां है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पार्ट 5 वाली वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। और यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य वीडियो को लेकर के कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।